डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो में मैं सतीश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंतर्गत हिंदी एमए प्रथम वर्ष, जिसका कोड है MHD2 खंड 1 नवजागरण काव्य, प्रश्न पत्र संख्या 1, उसका नाम है आधुनिक हिंदी कविता, इकाई संख्या 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, अध्ययन करने से पहले हम यह समझ लें कि हमारा इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हम इस तरह देख सकते हैं इसका कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में राष्ट्रीय भावना के स्वरूप क्या है। दूसरा उद्देश्य यह हो सकता है, जिसका मैंने जिक्र किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में नवजागरण की पहचान, उसकी पहचान हम आखिर कैसे करेंगे कि भारतेंदु युग की कविताओं में जो नवजागरण की भावना है वह देखने को हमें मिलती है। मित्रों, भारतेंदु युग की कविता की विशेषता के अंतर्गत उनकी पहली विशेषता अगर हम देखेंगे तो राजभक्ति है। राजभक्ति और दूसरा यह है कि राष्ट्रभक्ति, दोनों भारतेंदु युग की कविता में हमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। और इसका हम अपने उन भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कविताएं हैं उसमें शुरुआती दौर में ही यह राजभक्ति, राष्ट्रभक्ति, कई तरह की विशेषताएं वगैरह उसमें दी हुई है। तो इसका हम अध्ययन अभी करेंगे। जो भारतेंदु, एक मैंने लिखा है कि भारतेंदु युग के प्रारंभ में के कवियों में जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो राजभक्ति के भाव थे, जो कि मैं पहले अपने PPT में मैं इस बात का जिक्र किया था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत में आए थे उद्योग धंधे व्यापार करने के लिए, लेकिन अंततः वो भारत को गुलाम किए। तो उस समय के जो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो राजभक्ति का भाव था, इसका यह कारण बिल्कुल नहीं था कि प्रारंभ में वे साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ को स्पष्ट रूप से समझ नहीं सके। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए मैं कह रहा हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले साम्राज्यवादी सरकार के स्वार्थ की जो भावना थी उसको स्पष्ट रूप से वो समझ नहीं सके। देश पूरा ही नहीं समझ सका। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कुछ सुधार अवश्य किए। ब्रिटिश सरकार जैसे रेलवे का प्रारंभ, रेल वगैरह जो बिछाने का काम किया, वह अंग्रेजों की ही देन है। तो कई तरह के सुधार जो है अंग्रेज जो है किए, अवश्य किए, परंतु ऐसा करने के पीछे उनकी सदिच्छा नहीं थी। इस आरंभिक दौर में ब्रिटिश सरकार का सही रूप स्पष्ट न हो सका। ब्रिटिश सरकार भारत में यह तो कह कर आई थी कि उद्योग धंधे व्यापार करेंगे, लेकिन उसका जो स्पष्ट रूप था वह साफ साफ देश को, समाज को, भारतवर्ष को यह पता नहीं चल पाया था। इसलिए इस युग में जहां महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा के भाव, अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मैं कविता में बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, उसमें जो महारानी विक्टोरिया थी, वो ब्रिटिश सरकार में जो अधिकारी थी, महारानी थी, और महारानी विक्टोरिया, उसके प्रशंसा के भाव भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में मिलता है। दूसरी तरफ राष्ट्र प्रेम की भी भावना खूब मिलती है। अंग्रेजों की प्रशंसा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अवश्य की, लेकिन उसके पीछे का भी मैं उसके कारण बताया कि क्या कारण है कि वह राजभक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन अपना राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं छोड़ी। मित्रों, हम देखते हैं कि एक कविता का, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता का हम उदाहरण लेते हैं। पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो सदा विक्टोरिया रानी। यहाँ अमी का मतलब अमृत से है। चिरजियो, सदा सुखी रहो,
खूब प्रशंसा करना, रीतिकालीन, यहाँ रीतिकाल से प्रभावित हुए जो राजभक्ति का भाव है, यह जो है रीतिकाल से प्रभावित होकर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना महारानी विक्टोरिया का। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में हम इसको अभी देख रहे हैं कि पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवो सदा विक्टोरिया रानी। दूसरी कविता है अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यहाँ जो है राजभक्ति न होकर राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र चेतना की भावना जो है इस पंक्ति में हमें देखने को मिलती है। जो अंग्रेज राज सुख साज सब है, अंग्रेज जो है खूब सुख से ठाट से बाट से भारत पर सब राज किए हैं, लेकिन भारतेंदु की चिंता क्या थी? भारतेंदु की चिंता थी कि भारत के जो भी यहाँ के जो खजाने हैं, जो कि धन है, सब के सब विदेश चले जा रहे हैं। इसका जो उपयोग है, उपभोग है, यह भारत की जनता, इस हिंदुस्तान की जनता न कर बल्कि अंग्रेज खूब कर रहे हैं। उनकी यह चिंता है और इस चिंता में राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ जो है अपनी कविताओं में रख रहे हैं। यह जो राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक जो राष्ट्रीय चेतना की अगर हम विशेषता की बात करें तो यह मुख्य रूप से यह आएगा। अगली विशेषता है सन 1882 ईस्वी में जो मिस्र विजय का उत्सव जब मनाया जा रहा था तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता विजयनी विजय पताका नाम से जो कविता लिखी और उस कविता में भारतीयों का गुणगान किए। उन्हीं की एक कविता है जो कि विजयनी विजय पताका जो उनकी कविता है, उसी कविता की यह जो पंक्ति है, जो भारत जग में रहयो सब सो उत्तम देश, ताही भारत में रहयो अब नहीं सुख को लेस। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ जो है इस कविता में कह रहे हैं कि जो भारत जग में, भारत जो है पूरे इस संसार में, इस जगत में भारत की जो प्रतिष्ठा है वह अप्रतिम है। ताही भारत में रहो अब नहीं सुख को लेस। जब से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेज जो भी भारत में अंग्रेज आए, तब से यह भारत की जो जनता है सुख का नाम ही नहीं जानी कि सुख क्या चीज होता है। दूसरी उनकी एक राष्ट्र चेतना से संबंधित एक विशेषता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खूब कविताएं राष्ट्र चेतना को लेकर खूब कविताएं लिखी है। एक कविता जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन था, उसको लेके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता लिखी है। अपनी कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि कठिन सिपाही द्रोह अनल, जाजल बल नासी, जिन भय सिर न हिलाई सकत कहूँ भारतवासी। यहाँ जो है भारत की प्रशंसा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 के जो आंदोलन है उसको कठिन सिपाही कठिन कहा, जटिल नहीं कहा। अमूमन जो कि इतिहासकार हैं जो कि कई नामों से उसको संबोधित किए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जटिल सिपाही विद्रोह न करके कठिन कहा। और उसमें जो कि जिन भय सिर न हिलाई सकत कहूँ भारतवासी, कठिन आंदोलन जरूर है, लेकिन ये भारत की जनता जो है, भारतवर्ष के जो सिपाही हैं, अपने जो सिर है, अपना जो सिरमौर है वह अंग्रेजों के चरणों में रखेंगे नहीं। यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो 1857 की कविताओं, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके प्रति जो उनका है भारतेंदु का जो विचार है, यह ऐसा हम कह सकते हैं। मित्रों, अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविताओं में खूब मज़े से किया है। गौरवशाली इतिहास का जो कि हमको इतिहास में हम इस बात को पढ़ते हैं और आगे की कक्षाओं में भी हम देखेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था।
तो उसको लेकर भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है कि उनकी कविता है। चूँकि मैं बार बार कविता के माध्यम से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का जो शीर्षक है, आज का हमारा जो टॉपिक है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है कैसे आई है और किन किन रूपों में आई है, और उसका क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक महत्व है, उसको भी हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि सीखत कोउ न कला उदर भरी जीवत केवल, पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल। यह यहाँ जो है गौरवशाली इतिहास का वर्णन करने के पीछे जो है अंग्रेजों के मतलब ये विरोध में, अंग्रेजों को सुनाने के लिए, भारतवर्ष की आवाज़ जो है अंग्रेजियत के खिलाफ जो उठाई जा रही है उस अंग्रेजों को सुनाने के लिए उन्होंने कहा सीखत कोउ न कला उदर भरी जीवत। यह है हिंदुस्तान के सीखत कोउ न कला, हम भी आखिर यह कला क्यों नहीं सीख रहे हैं। पशु समान सब अन्न खात, अंग्रेज जो हैं वो पशु के समान यहाँ से सब अन्न जो है उठा कर ले जा रहे हैं, और जो भारतवर्ष की जो गंगा माता हैं उनका जल जो है वह जल जो है पी रहे हैं। तो भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में मित्रों देखने को मिला है। मित्रों अगला जो टॉपिक है इसमें कि अच्छा इसकी विशेषता, आज के प्रासंगिक महत्व क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना को लेकर आज के क्या विचार है। तो आज भी अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन आज भी इन कविताओं के माध्यम से हम, हमारे आने वाली पीढ़ी इनकी कविताओं के पढ़ के तत्कालीन समय की जो संरचना थी, जो बनावट थी, जो समाज कैसा था, समाज का जो प्रारूप क्या था, हम इन कविताओं के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में जो नवजागरण है, हमारा जो नाम ही है इसका पत्र का कि नवजागरण कालीन जो काव्य है, तो नवजागरण आखिर है क्या। सबसे बड़ी बात है कि नवजागरण, इसके अलग अलग रूपों को हम आगे की कक्षाओं में भी और इतिहास की किताबों में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं संक्षिप्त में नवजागरण की परिभाषा आप सबों के सामने मैं रख रहा हूँ कि आखिर नवजागरण है क्या। सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में नवजागरण खोजने से पहले, देखने से पहले हम नवजागरण की परिभाषा जानेंगे कि नवजागरण किसे कहते हैं। तो दो संस्कृतियों की वैचारिक जो टकराहट होती है उससे उत्पन्न सृजनात्मक रचनात्मक जो चिंतन है, प्रयास है, वही नवजागरण है। यहाँ जो दो संस्कृति है, दो संस्कृतियों कहने का मतलब कि जैसे अगर रीतिकाल की बात करें और अचानक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल में हट के उसकी जो लीक से कविताएं हट कर लिख रहे हैं, तो एक रीतिकालीन जो संस्कृति है और एक आधुनिक कालीन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो सोच है, या फिर इसको इस रूप में देखें कि जो अंग्रेजियत है, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पे अंग्रेज अपने संस्कृति को भी लेकर आई थी। अंग्रेज आए थे उद्योग व्यापार करने के लिए, तो वह अपनी संस्कृति भी लाई थी साथ में। तो वहाँ की संस्कृति और जो भारतवर्ष की जो पहले से प्राचीन जो संस्कृति थी, वहाँ जो उससे जो एक टकराहट हुई, जो उत्पन्न मतलब जो उसमें सृजनात्मक जो चिंतन हुआ, उसके जो प्रयास से जो एक सकारात्मक जो भाव निकला, वही नवजागरण है। नवजागरण के कई चरण हैं मित्रों, हम सिर्फ एक चरण की बात करेंगे, उसी एक चरण में भारतेंदु युग भी आता है, उसी की बात करेंगे, लेकिन हम जान लें कि आखिर नवजागरण के चरण कौन कौन हैं। तो नवजागरण का जो पहला चरण है 1828 में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मित्रों, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई आंदोलन किए। उन आंदोलन के फलस्वरूप एक नई चेतना लोगों के मन में विकसित हुई। उसका मैं जिक्र आगे के पंक्तियों में मैं करूँगा। जैसे आर्य समाज की स्थापना हुई, उसमें राजा राम मोहन राय ने भी कई तरह के आंदोलन किए, तो वहाँ से भी उसको हम नवजागरण का भारतवर्ष में पहला चरण मानते हैं। दूसरा चरण भारतेंदु युग स्वयं, यानी 1850 से 85 ईस्वी।
भारतेंदु युग का जो है एक दूसरा चरण, चूँकि उस समय की जो भी भावना थी, रीतिकालीन कविता थी, तो सामाजिक सांस्कृतिक बोध से बिल्कुल उसका कोई मतलब ही नहीं था। केवल सौंदर्य, लोगों को खुश करना, प्रेम श्रृंगार को लेकर ही रचनाएं लिखी जाती थी। इसलिए भारतेंदु ने एक अलग तरह के अपने भाव विकसित किए। उस भाव को दूसरा नवजागरण का दूसरा चरण हम मानते हैं। तीसरा चरण नवजागरण के बाद एक द्विवेदी युग है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, इसको आगे हम बताएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा। फिर चौथे में हम छायावाद देख सकते हैं। छायावाद के बाद गांधी का युग हुआ। गांधी स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़े, चूँकि विचारों के, चिंतन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं भारतवासियों के लिए, तो यह जो है गांधीवाद को भी हम नवजागरण के चरण में रखते हैं। हम जो बात करेंगे सिर्फ द्वितीय चरण की बात करेंगे, जो नवजागरण का हमारा जो यह अध्याय है, जो दूसरा चरण जो है भारतेंदु युग, इस नवजागरण पे हम अभी बात करेंगे। इसमें जो अभी नवजागरण की परिभाषा बताने से पहले मैं कहा कि जो सकारात्मक जो चिंतन हुआ, उसमें जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के फलस्वरूप जो हमें जो प्राप्त हुआ, जो जिसके लिए हम आंदोलन किए, सृजनात्मकता जो हमें मिली, तो वह नारी शिक्षा के हिमायती, राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा के हिमायती थे। वह नारी को और स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं मानते थे, सबको समान रूप से देखना चाहते थे। जितना अधिकार नारी को है उतना ही जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार नारी को है। कोई अंतर नहीं कि नारी ज़्यादा कमज़ोर रहेगी और पुरुष ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र की सोच बिल्कुल नहीं थी। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविताओं में लिखा है कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष यामय, कछु न विभक्ति। यह जो है बाला बोधनी का जो अंक, भारतेंदु हरिश्चंद्र बाला बोधनी जो उनकी रचना है, उसके मुख पृष्ठ पर ही यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, जो हरि सोई राधिका, यानी इसमें जो शिव सोई शक्ति, जो राधिका की शक्ति है, जो राधिका के लिए जो पहचान है, वही पहचान शिव के लिए है। कोई अंतर नहीं, जो नारी सोई पुरुष यहाँ में कछु न विभक्ति। नारी, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। तो यह एक जो चिंतन जो नवजागरण से जो हमें प्राप्त हुआ, जो नारी को समाज में स्थान मिला। दूसरा है विधवा विवाह के पक्षधर राजा राम मोहन राय। उस समय भारत में यह कुप्रथा थी, विधवा विवाह बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस मिथ को तोड़ा, इसको विरोध किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र यूँ कहें कि विधवा विवाह के समर्थक रहे। उन्होंने वैदिक हिंसा न भवति उनकी रचना है, उसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, नष्टे मृते प्रविजिते क्लीवे च पतिते पतौ पंच स्वायतसु नारीणाम पतिरुयो विधीयते। यानी जिसका पति नष्ट हो गया हो, जिसका पति मर गया हो, अपाहिज हो गया हो, पतित हो गया हो, ये जो 5 जो प्रकार हैं, वह जो नारियों के लिए अगर इस तरह के जो भाव अगर नारियों के लिए अगर मिलते हैं, तो वह नारियों को पति रुपयो विधीयते, नारी को पति खोजने का, पति रखने का अधिकार देता है। ये वैदिक हिंसा न भवति उनकी जो रचना है, उसमें ये संस्कृत का पद है, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं में इनको स्थान दिया है। अगला है मित्रों कि अंग्रेजी के साथ साथ निज भाषा पर जोर। मित्रों, यह जो अंग्रेजी, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जो एक पहले जो अंग्रेजी का जो अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी का जो पूरा देश में प्रचलन बढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी का विरोध कहीं नहीं किया है, लेकिन यह भी नहीं है कि अपनी निज भाषा को छोड़ने की बात कहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। निज भाषा पर हमेशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बल दिया है।
अंग्रेजी सीखिए, देश विदेश जानने के लिए अंग्रेजी बिल्कुल सीखिए, लेकिन अपनी जो भाषा है उस भाषा को न छोड़िए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। मित्रों, यह बहुत ही चर्चित पंक्ति है। इस पंक्ति को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा अपने कंठ में रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी निज भाषा, अपनी अस्मिता की बात, भाषाई अस्मिता की जहाँ बात होगी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस पंक्ति को हम कोट कर सकते हैं, हम उद्धरण दे सकते हैं, जिससे इससे हमारी क्या है, भाषाई पहचान भी बढ़ेगी और जो एक नवजागरण यानी एक नया उदय जो हुआ वह जो है भाषा को लेकर भी हुआ। जैसे मैं बता, नारी शिक्षा, नारी के हिमायती, और इसके बाद विधवा विवाह, जो कि आज भी गुनाह के स्वरूप माना जाता है कि विधवा विवाह, जो भी पत्नी विधवा हो जाती है उसको समाज में एक अलग ही निगाह से देखा जाता है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विधवा विवाह को प्रश्रय देकर एक समाज में एक नई क्रांति लाई। मित्रों, जो समाज में रूढ़िवादिता का जो विरोध करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए जो चिंता व्यक्त की है, अंग्रेजी भाषा सीखकर विश्व ज्ञान से परिचित होने के हमेशा पक्षधर थे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हमारे समाज में जो अंग्रेजी को थोपने की बात जो कही गई, उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रूढ़ी की तरह देखा है। अपनी कविताओं में इसके कई तरह के भाव को व्यक्त किया है। तो यह जो रूढ़ी जैसी है जो भावना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति जो उदासीनता है, पहले क्या था कि भारत में जो शिक्षा की बहुत स्थिति खराब थी, लोग उसके प्रति, भाषा के प्रति उदासीनता, शिक्षा के प्रति उदासीनता देखने को मिलती थी। लेकिन इसकी चिंता भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी कविताओं में इसकी चिंता व्यक्त करते हैं। लेकिन जो हमारे जो समाज को चूँकि ज्ञान विज्ञान भी सिखाने की जो उस समय ज़रूरत थी, तो वह अंग्रेजी को अस्वीकार कभी नहीं करते, कतई नहीं करते। लेकिन वो उनका मानना है कि अंग्रेजी सीख कर हम ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व में क्या चल रहा है, हम उसको, वहाँ की समाज को, संस्कृति को हम जान सकते हैं। लेकिन अपनी भाषा को वह छोड़ने की बात कभी नहीं करते हैं। उनकी एक कविता है, लखहु न अंग्रेजन करी उन्नति भाषा माही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजियन माह लखही। मतलब सब विद्या के जो उसका जो मूल है, जो ग्रंथ है, वह अंग्रेजियन माह लख, अंग्रेजी में है, इसलिए हम अंग्रेजी को पढ़ें। लेकिन साथ साथ वह अंग्रेजी से पढ़ ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उसका जो समाज में जो उसके जो भाव हैं, लोगों के सामने जो उस भाव वो रखना है, तो उसको हम अपनी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रखने की बात कही है। मित्रों, छुआछूत, बाल विवाह, विदेश गमन, चूँकि भारत उस समय गुलाम था, तो विदेश गमन पे भी रोक लगा था। मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ी समस्या थी। भारतेंदु युगीन कविता में इसके जो वर्णन है भारतेंदु युगीन ने खूब किया है। अंधविश्वास, कई तरह की कुप्रथाएं भारतेंदु युगीन कविता में हमें खूब देखने को मिलती है। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको अपनी कविताओं में एक सकारात्मक तरीके से चिंता व्यक्त करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको भी समाहित किया है। और जो उसमें इनकी कविता जो है, हम भारतेंदु, अगर यह कविताएं जो हैं न मिले कहीं, तो भारतेंदु जो ग्रंथावली है, रचनावली है, भाग दो में सारी की सारी कविताएं संग्रहित हैं मित्रों। तो इसको हम वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें जो मैं बार बार जिक्र कहूँगी, जो छुआछूत, उसमें जैसे दिव्यांग जन को एक अलग निगाह से देखना, विधवा को अलग निगाह से देखना, बाल विवाह की जो उस समय जो स्थिति थी, लोगों को बच्चे और बच्चियों का जो विवाह है वो बाल्यावस्था में ही कर दिया जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। जो लोग भी विदेश जाते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि
चूँकि चिंता व्यक्त की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा में भी उसमें पूरा का पूरा भारत की जो स्थिति है उसमें पय धन विदेश चली जाए तो वहाँ भी इस बात का जिक्र किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लेकिन वह जो चिंता है वह भारत के प्रति है। उसमें भारतेंदु की हर कविता की पंक्ति में समस्याओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उठाया है। मित्रों, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारतेंदु का काम जो कविता है इन तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद अपनी रचना प्रक्रिया का अंग बनकर सृजन के धरातल पर आता है। उनके काव्य की मुख्य विशेषताओं को राष्ट्रीय नवजागरण की प्रवृत्तियों के रूप में हमें देखना चाहिए। और मित्रों, अगले अध्याय में फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद की बात करेंगे। नमस्कार मित्रों।